बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे। हम हैं वर्ब प्रैक्टिस टेस्ट 10 पे 9 हम कर चुके, अब प्रैक्टिस टेस्ट 10 है और उम्मीद है कि आप सबकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी चल रही होगी और सीखने के लिए बड़ा कुछ मिल रहा होगा। देखिए एंट्री टेस्ट सिवाय प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। मेरे अपने भी हो ना कि बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं कि सर एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करें, सर हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो बिलीव मी, मैं उनसे कहूं कि बेटे डे 1 से प्रैक्टिस स्टार्ट करें। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं कि जब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारे तकरीबन 5 कॉन्सेप्ट्स जो है उसमें 5 चीजें जो है वो क्लियर हो रही होती हैं। तो एक दफा जल्दी ही से अपने सिलेबस को गो थ्रू कर लेना काफी है, लेकिन बिलीव मी आपकी 80% जो प्रेपरेशन है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू 1 से। There's no question that they dash delighted when they see her tomorrow। अब जैसे ही टुमारो का वर्ड हम पढ़ते हैं तो हमें फौरन पता चलता है कि टुमारो का मतलब बात किसमें हो रही है, फ्यूचर में। लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं कि दे सी हर, अब बात फ्यूचर में हो रही है और साथ वाली बात किसमें लिखी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब यह है कि जब हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं और फ्यूचर की बात के लिए हम जब 2 क्लॉजेस फ्यूचर में लिखते हैं तो इंग्लिश हमें यह कहती है कि यू आर नॉट अलाउड, आपको एक क्लॉज प्रेजेंट में लिखनी है और एक किसमें लिखनी है, फ्यूचर में। अब देखें यहां पे बात किसमें हो रही है, फ्यूचर में, और एक क्लॉज किसमें लिखी हुई है, प्रेजेंट में। तो इसका मतलब लाजमी तौर पर जो दूसरी क्लॉज होगी, लाजमी तौर पर जो दूसरी क्लॉज होगी वो किसमें होनी चाहिए, वो फ्यूचर में होनी चाहिए। अगर वो फ्यूचर में नहीं है तो हमारा पूरे का पूरा सेंटेंस क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अमूमन तौर पर हमें दोनों क्लॉजेस फ्यूचर में लिखनी है, लेकिन इंग्लिश हमें अलाउ नहीं करती, हम इसलिए एक प्रेजेंट में लिख देते हैं, फ्यूचर में। जैसे देखिए अब फ्यूचर का वर्ड आया तो हमें बात तो फ्यूचर में करनी है, लेकिन साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सेकंड क्लॉज लाजमी तौर पर किसमें होनी चाहिए, फ्यूचर में होनी चाहिए। अब फ्यूचर में होगी तो सेंटेंस कैसे चलेगा, देयर इज नो क्वेश्चन दैट दे डैश डिलाइटेड व्हेन दे सी हर टुमारो। हैड बीन नहीं हो सकता, हैव बीन नहीं हो सकता। अब ये 2 ऑप्शन तो हमारे पास गलत होगी। दे विल बी डिलाइटेड और दे विल हैव बीन डिलाइटेड। अब दे विल हैव बीन डिलाइटेड परफेक्ट टेंस अननेसेसरली है कि अगर हम यहां पर यूज करें, हमें यहां पर परफेक्ट टेंस की किसी भी तो सूरत कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा बेटे, दे विल बी डिलाइटेड व्हेन दे सी हर टुमारो। हमें बात फ्यूचर में करनी है तो दोनों क्लॉजेस को फ्यूचर में होना चाहिए। एक क्लॉज प्रेजेंट में है तो दूसरी किस में रहेगी, फ्यूचर में, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, विल बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डैश गेट टायर्ड ऑफ। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या वर्ड लिखा हुआ है, एवरी डे। एवरी डे का मतलब है कि हमारा टेंस किसमें रहने वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो एक्शन फ्रीक्वेंटली होता है, रूटीन से होता है, रेगुलरली होता है, हम उसके लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, डेली का वर्ड है, ये हमारे पास वर्ड्स किसके कीवर्ड होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट आर के साथ तो होता नहीं, हैव के साथ होता नहीं, हैड के साथ होता नहीं। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा रहेगा, डू यू एवर गेट टायर्ड ऑफ। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, नो वन डैश बिलीव योर स्टोरी व्हेन यू टेल देम। जब आप कोई भी, अब देखें व्हेन यू टेल देम, व्हेन का मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया और उसमें हमारे पास क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपकी कहानी पर कोई भी यकीन नहीं करेगा जब आप उसे स्टोरी सुनाएंगे। अब अगर आप इस तरह भी नहीं लेना चाहते, इसको आसान तरीके से कर लेते हैं। देखिए बिलीव कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म इसके साथ तो किसी टेंस में नहीं आती, हैज के साथ किसी टेंस में नहीं आती, डू के साथ जरूर आती है, लेकिन डू किसके साथ अग्री नहीं करता, नो वन के साथ अग्री नहीं करता। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटे, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली। ये एक तरीका ग्रामेटिकल का। दूसरा तरीका क्या, कि आप बात फ्यूचर की कर रहे हैं कि कोई भी आपकी कहानी पर यकीन नहीं करेगा जब आप उसे स्टोरी सुनाएंगे। और जब एक बात प्रेजेंट में लिखी हुई है तो लाजमी तौर पर दूसरी बात का किसमें होना जरूरी है, फ्यूचर में। इस सूरत में भी आपका करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या रहेगा, विल रहेगा। तो आप दोनों तरह से अपने सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, दे वर ईटिंग डिनर। अब बात किसमें स्टार्ट हो रही है, हमारा सेंटेंस किस टाइम से स्टार्ट हुआ है, हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है पास्ट से, तो इसका मतलब हमारा नेक्स्ट क्लॉज भी किसमें रहनी चाहिए, पास्ट में। दे वर ईटिंग डिनर्स व्हेन द लाइट्स डैश आउट। अब व्हेन द लाइट गो आउट, गोज आउट या आर गोइंग आउट तो नहीं होगा, हमें पास्ट के बाद लाजमी तौर पर क्या लिखना है, पास्ट लिखना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, वेंट। पैरेलल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था। उसके बाद I had had scarcely any time to think about it before।
ठीक है, बिफोर दे डैश मी फॉर माई ओपिनियन। अब देखिए बिफोर से पहले आपके पास कौन सा टेंस आ गया, पास्ट परफेक्ट। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि बिफोर से पहले आपके पास कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर के बाद कौन सा टेंस आएगा आपके पास, पास्ट परफेक्ट। और जब सेंटेंस में एक पास्ट परफेक्ट लिखा होगा तो दूसरा आपको लाजमी तौर पर किस में लिखना है, पास्ट इंडेफिनेट में लिखना है। एक फार पास्ट होता है, एक नियर पास्ट होता है। नियर पास्ट पास्ट इंडेफिनेट में लिखा जाता है, फार पास्ट पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। जब पास्ट परफेक्ट एक लिखा हुआ है तो हमें दूसरा पास्ट इंडेफिनेट लिखना है, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ही आस्क्ड मी व्हाट आई डैश। अब जब बात पास्ट में स्टार्ट हुई है तो नेक्स्ट बात भी किसमें होगी, पास्ट में, विद द पेंट ब्रश। हैव डन प्रेजेंट है, विल डू फ्यूचर है, डिड डन कोई टेंस नहीं बनता। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। पास्ट के बाद पास्ट आना चाहिए और पास्ट के लिए टेंस कौन सा लिखा हुआ है, हैड डन, पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद है व्हाट डैश बी डूइंग दिस टाइम टुमारो। टुमारो का मतलब कौन से टाइम की बात हो रही है हमारे पास, फ्यूचर की, फ्यूचर की बात हो रही है तो डेफिनेटली फ्यूचर ही लिखेंगे। हैव यू भी नहीं आएगा, डिड यू भी नहीं आएगा, वर यू भी नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, व्हाट विल यू बी डूइंग दिस टाइम टुमारो। कल आप इस टाइम में क्या कर रहे होंगे, फ्यूचर आएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस आएगा, आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है और आईएनजी फॉर्म के साथ क्या आएगा, विल यू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आई डैश योर मदर आई डैश सच अ ब्यूटीफुल वुमन। कहता आई डैश योर मदर, आई हैव जस्ट सीन योर मदर। मैंने अभी अभी आपकी वालदा को देखा। अब जैसे देखें जस्ट सीन में तो हमारे पास कोई टेंस ही नहीं बनता है, थर्ड फॉर्म के साथ तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। हैव सीन जस्ट, ये जो जस्ट का वर्ड है ये हमें दरमियान में लिखना होता है जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे, और एडवर्ब में हम इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। ये एक टर्म याद रखिएगा, एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, हमारे पास वर्ड होते हैं, हमारे पास वर्ड चलते हैं, जैसे हमारे पास एवर का वर्ड है, जैसे हमारे पास नेवर का वर्ड है, हमारे पास ऑफन का वर्ड है, हमारे पास समटाइम्स का वर्ड है, इसी तरह हमारे पास कौन सा वर्ड है, जस्ट का वर्ड है। ये सारे वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसीज। इनको हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में लिखते हैं, याद रखिएगा। और हैव का वर्ड सा के साथ अग्री नहीं करता, हैव के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो अगर हम एक ही सेंटेंस, एक ही अपनी ऑप्शन ढूंढ लेते हैं तो सेकंड हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा बेटे, अल्फा। आई हैव जस्ट सीन योर मदर, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल वुमेन। आप देख रहे होंगे जस्ट भी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आया और नेवर भी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आया। जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, वहां पर हम देखेंगे कि इन वर्ड्स को हमने सेंटेंस में यूज कैसे करना है। फिलहाल के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9 है वी डैश 3 मीटिंग्स दिस वीक। अब ये जो दिस वीक का वर्ड है ना, आपने याद रखना है ये कौन से टाइम को नॉमिनेट करता है, प्रेजेंट टाइम को। जैसे हमने कहा ना, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते थे तो हम पास्ट के बहुत सारे वर्ड्स को, हम प्रेजेंट के बहुत सारे वर्ड को पास्ट में ले जाते थे। हम दिस को रिप्लेस कर देते थे किसके साथ, डैट के साथ। हम इट को भी रिप्लेस कर देते थे बेटे किसके साथ, डैट के साथ। हम दीज को रिप्लेस कर देते थे किसके साथ, दोज के साथ। हम नाउ को रिप्लेस कर देते थे किसके साथ, देन के साथ। हम बिफोर को रिप्लेस कर देते थे किसके साथ, अगो के साथ। हम हेयर को रिप्लेस कर देते थे किसके साथ, देयर के साथ। अब इसके बाद बहुत सारे वर्ड्स थे, जैसे हम टू डे को रिप्लेस कर देते थे किसके साथ, डैट डे के साथ। अब टू नाइट को कर देते थे किसके साथ, डैट नाइट के साथ। टुमारो को कर देते थे द कमिंग डे के साथ। यस्टरडे को कर देते थे द प्रीवियस डे के साथ। तो असल में क्या हो रहा होता है, ये जो वर्ड्स चल रहे होते हैं ना सारे के सारे, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास की वर्ड्स होते हैं। और कौन से टाइम का कीवर्ड्स होते हैं, प्रेजेंट टाइम का कीवर्ड। और ये वाले जो सारे वर्ड्स हैं ये हमारे पास कीवर्ड होते हैं। और कौन से टाइम का कीवर्ड होते हैं हमारे पास, पास्ट टाइम का। अब चूंकि यहां पे दिस वीक लिखा हुआ है तो इसका मतलब डेफिनेटली हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। इसलिए प्रेजेंट टाइम के लिए आप हैड नहीं लिख सकते, हैड हैव नहीं लिख सकते। वैसे भी हैड हैव कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, हैड के साथ आपको थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। इसलिए आपके पास हैड के साथ क्या बनता है, हैड बनता है पास्ट परफेक्ट। बहरहाल यहां पे हैड हैव नहीं आ सकता। उसके बाद
हैव हैज भी कोई स्ट्रक्चर इंग्लिश में नहीं होता है, क्योंकि हैव के साथ भी आपको कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, इसलिए आपको क्या लिखना होता है, हैव हैड। मैं आपको पहले भी बता चुका, देखें मैंने आपसे क्या कहा, सेंटेंस में या तो सिर्फ हैज होगा, या सेंटेंस में सिर्फ हैव होगा, या सेंटेंस में सिर्फ हैड होगा। ठीक है, हम उन सेंटेंसेस की बात कर रहे होते हैं जिन सेंटेंसेस में कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होती। फिर हमारे पास क्या होता है, हैज के साथ हैव नहीं आ सकता, हैव के साथ हैज नहीं आ सकता, हैव के साथ हैव नहीं आ सकता। उसकी रीजन क्या है, इसी तरह हैज के साथ हैज नहीं आ सकता। उसकी रीजन क्या है कि ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें कोई वर्ब यूज नहीं हो रहा होता और हैज हैव हैड को मेन वर्ब के तौर पर यूज किया जा रहा होता है, और हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। इसी तरह आप हैव के साथ यूज कर सकते हैं हैड, और आप हैड के साथ यूज करेंगे हैड। ये जो हैव हैड होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और ये जो हैड हैड होगा ये पास्ट परफेक्ट होगा। इसमें ये सेकंड हैड मेन वर्ब के तौर पर फंक्शन करता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं जहां पर भी आए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, हमारे पास यहां पे करेक्ट ऑप्शन प्रेजेंट की वजह से क्या चलेगा, हैव हैड। हैव प्रेजेंट को नॉमिनेट करेगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म आनी है, और थर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है बेटे, हैड। हैज हैव हैज कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, आई डैश इन जर्मनी येट। येट का मतलब याद रखिएगा, येट हम तब यूज करते हैं जब हम सेंटेंस में कुछ नेगेटिव बोल रहे होते हैं, मतलब हम कोई चीज को निगेट कर रहे होते हैं कि मैंने अभी तक ये नहीं किया, मैंने अभी तक वो नहीं किया, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। तो ऐसी सेंटेंस में, या जैसे हमारे पास एक और वर्ड होता है, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं सो फार, सो फार का वर्ड भी कुछ इसी सेंस में हम यूज करते हैं। तो अभी हम अगर देखेंगे तो आई के साथ हैजंट तो अग्री नहीं करता, हैव बीन हम लिख नहीं सकते, हमें येट के साथ नेगेटिव लिखना है। आई वाजंट इन जर्मनी येट नहीं होगा, बल्कि आपके पास क्या होगा, आई हैवंट बीन इन जर्मनी येट। मैंने अभी तक जर्मनी विजिट नहीं किया है, मैं अभी तक जर्मनी नहीं गया हूं, बट आई एम गोइंग देयर दिस समर। लेकिन मैं इस समर में, इस गर्मा में, मौसम गर्मा में जा रहा हूं वहां पे। करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है इट से। अब ये जो सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, ये बड़ा सिंपल सी बात होती है। हम कहते हैं ये बात पता चली है, या ये बात पता चलती है, ये बात सामने आई है, या ये बात सामने आती है। अब प्रेजेंट पास्ट दोनों में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए पहली बात आप ये याद रखिएगा, हम प्रेजेंट के लिए अपीयर्स यूज करेंगे, पास्ट के लिए अपीयर्ड यूज करेंगे। हैज अपीयर्ड और वुड अपीयर्ड हम कभी भी इस सेंस में यूज नहीं करते। बात का पता चलना, बात सामने आना, हम क्या यूज करेंगे, यहां तो यूज करेंगे इट अपीयर्स, यहां हम यूज करेंगे इट अपीयर्ड। अब जब हमने पास्ट यूज किया, अच्छा अब उसके बाद देखें बाय 2050। अब जब आप लिखते हैं ना बाय 20 या बाय कोई भी डेट फ्यूचर की लिखते हैं, तो आपने याद रखना है उसके साथ आने वाला जो टेंस आपने लिखना है ना, वो फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आप ये कह रहे होते हैं कि 2050 तक ये काम हो चुका होगा, 2050 तक ये काम मुकम्मल हो चुका होगा, कर लिया गया होगा। तो ऐसी सूरत में जब आपको लिखना है तो आपको वुड हैव बीन राइजिंग नहीं लिखना, ये पता नहीं कौन सा कोई मिक्सर सा टेंस बन जाएगा। आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा चाहिए होगा, विल हैव राइजन। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, बीटा। आप जब कोई भी बाय का वर्ड लिखकर कोई भी फ्यूचर की डेट लिखेंगे तो आपने याद रखना है इसका मतलब है कि ये काम तब तक हो चुका होगा, इसलिए आप उसके लिए हमेशा क्या लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखेंगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 12, जेन क्विटेड ट्राइंग फॉर द स्विमिंग टीम आफ्टर। अब देखिए आफ्टर के बाद आपको बड़ा सिंपल मैंने क्या बताया था कि आफ्टर के बाद आपको कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, बिफोर से पहले कौन सा यूज करना है, पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर के बाद कौन सा यूज करना है, पास्ट परफेक्ट। अब यहां पे पास्ट परफेक्ट यूज करना है तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, हैड स्वम। ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, कीवर्ड तलाश कर लिया करें सेंटेंस में, और इस सेंटेंस का कीवर्ड हमारे पास क्या है, इस सेंटेंस का कीवर्ड है हमारे पास आफ्टर। बिफोर होता तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट होता, आफ्टर है तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट होगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 13, वी डैश अ प्ले बाय ऑस्कर वाइल्ड इन द क्लास which the importance of being earnest। अब देखिए पूरे सेंटेंस में टाइम का कोई कीवर्ड नहीं दिया हुआ, पूरे सेंटेंस में टाइम का कोई कीवर्ड नहीं दिया हुआ। जब टाइम का कोई कीवर्ड नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है कि हम उसको किस में लेकर के जाएंगे, प्रेजेंट में। अब सेंटेंस कैसे चलेगा, वी आर रीडिंग
ठीक है। अब आर रीडिंग 2 में ठीक लिखा हुआ है, 2 में कैसे ठीक लिखा हुआ है, अल्फा में भी और डेल्टा में भी। विच कॉल्ड और विच इज कॉल्ड, चूंकि हम सेकंड सेंटेंस हमें किसमें चाहिए, हमें पैसिव में चाहिए। वो कहता है इस किताब को कहा जाता है, इस किताब का नाम है, इस किताब को ये बोला जाता है। तो जब बोला जाता है, कहा जाता है, तो हम इसको एक्टिव वॉइस में नहीं लिखेंगे, हम इसको किसमें लिखेंगे, पैसिव वॉइस में। तो बेटे आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, वी आर रीडिंग अ प्ले बाय ऑस्कर वाइल्ड इन द क्लास विच इज कॉल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डेल्टा। और फर्ज करें अगर आप बीटा ऑप्शन ठीक करना चाहेंगे तो बीटा ऑप्शन में हैज रेड का मतलब पढ़ चुके हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब सा सेंटेंस बन जाएगा। और हैड रेड में वाज कॉलिंग लिखा हुआ है जो कि सेकंड क्लॉज के लिए मुनासिब सूटेबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद है नो जोलॉजिस्ट डैश एबल टू कीप अ गोरिल्ला अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन इन द डार्क जंगल इन विच ही डैश। आप देखें नो जोलॉजिस्ट, आप देखें यहां पर एबल के वर्ड को देखिएगा। एबल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव। एबल एडजेक्टिव होता है ना हमारे पास। अब अगर हम विल का वर्ड यहां पे लिखेंगे ना, विल एबल, तो याद रखिएगा ना, विल एबल कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। विल हेल्पिंग वर्ब होता है, हमें मेन वर्ब जरूर चाहिए होगा। फिर हमें क्या लिखना होगा, विल बी एबल। इसका मतलब विल के साथ तो हम ये सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। नो जोलॉजिस्ट विल एबल तो हो ही नहीं सकता है। क्या होगा, नो जोलॉजिस्ट विल बी एबल होगा, विल एबल नहीं होगा। तो हमारा अल्फा ऑप्शन क्या होता है, गलत। नो जोलॉजिस्ट हैड बीन एबल। अब हैड बीन की बात तो सही है, लेकिन हैड बीन चूंकि पास्ट है तो बाद में भी फिर हमें क्या लिखना चाहिए, पास्ट। तो हैज लिव्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट भी, पास्ट के बाद पास्ट की वजह से, हैज लिव्ड की वजह से हमारा सेंटेंस क्या होगा बेटे, गलत होगा। उसके बाद इज लिखा हुआ है सही, नो जोलॉजिस्ट इज एबल टू कीप, यहां तक बात ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, हैड बीन लिविंग। हैड बीन लिविंग बात किस में चली जाएगी, पास्ट में चली जाएगी, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, नो जोलॉजिस्ट हैज बीन एबल टू कीप अ गोरिल्ला अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन इन द डार्क जंगल इन विच ही लिव्स। बात यहां पर भी प्रेजेंट में रहेगी और बात यहां पर भी बेटे किस में रहेगी, प्रेजेंट में रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। करेक्ट ऑप्शन इज हैज बीन एंड लिव्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, अ फ्यू इयर्स अगो। अब जैसे ही हमने देख लिया फ्यू इयर्स अगो, तो डेफिनेटली बात किसमें रहनी है, पास में। इट डैश दैट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट बिलोंग टू दिस अर्थ। तो कहता है ये बात सामने आई है, ये बात पता चली है। तो जब ये बात सामने आई है या बात पता चली है तो हमने इसको पास में लिखना है। इट फाउंड दैट ह्यूमन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इट वाज फाउंड। इट वर तो है वो नहीं कर सकता, और हैड भी हम नहीं लिखेंगे, इट हैड फाउंड तो नहीं हम लिखेंगे। करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सेकंड सेंटेंस जो है वो किसमें लिखा हुआ है, प्रेजेंट में। अगर आप हैड फाउंड लिखेंगे तो आपको सेकंड पार्ट भी किसमें लिखना पड़ेगा, पास्ट में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा ऑप्शन, वाज फाउंड। अगर हमने एक्टिव सेंटेंस, अगर देखें ये सेंटेंस यूं लिखा हुआ होता, ही डैश दैट ह्यूमन। अब अगर ये लिखा होता ना ही डैश डैट, तो फिर हम लाजमी तौर पर यहां पर क्या लिखते, फाउंड। फिर हमारा सेंटेंस लाजमी तौर पे कौन से स्ट्रक्चर में रहता, एक्टिव में। लेकिन इट की वजह से हमारा सेंटेंस एक्टिव में नहीं रहेगा, बल्कि किस में रहेगा, पैसिव में। और पैसिव में रहने की वजह से हमने वाज के साथ थर्ड फॉर्म लिखी, फाइंड की, वाज फाउंड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बीटा, पैसिव स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 है डैश यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी। किसी की लाइकिंग और डिसलाइकिंग पूछने के लिए हम पढ़ कर आए हैं। किसी की लाइकिंग या डिसलाइकिंग पूछने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वुड का। तो सेंटेंस आप कैसे लिखेंगे, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। किसी से लाइकिंग डिसलाइकिंग पूछने के लिए क्या यूज करते हैं, वुड। उसके बाद है द पेन इज एक्सपेंसिव स्टिल आई डैश। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में भी आया, ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना जिसको मैं अभी स्टार किया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अम्बिगुअस है, थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसकी अपनी समझ के मुताबिक मुख्तलिफ। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, जब पास पेपर में आया तो मैं बड़ा इसको देखता रहा, सारा सर्च करता रहा, तो बड़ी ही रिसर्च के बाद मैं इस मौकफ पे पहुंचा कि बहुत लंबी चौड़ी बात करने के की बजाय मैं छोटी सी बात में आपको ये बात बता देता हूं। देखें ये सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट में, द पेन इज एक्सपेंसिव स्टिल आई डैश। अब स्टिल आई डैश का मतलब सेंटेंस की टोन इस तरह है कि एक काम होने के बावजूद मैंने दूसरा काम कर लिया है। अब चूंकि प्रेजेंट में लिखा हुआ है इसलिए हम यहां पे लिखेंगे स्टिल आई हैव बॉट। मैंने इसको क्या कर लिया है, खरीद लिया है। अगर इस सेंटेंस को मैं प्रेजेंट की बजाय पास्ट में लिख देता हूं, मैं लिखता हूं द पेन वाज एक्सपेंसिव, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं द पेन वाज एक्सपेंसिव स्टिल आई डैश, ठीक है।
अब अगर मैं इसको पास्ट में लिख देता हूं ना, तो फिर आप याद रखिएगा, फिर मैं यहां पर करेक्ट ऑप्शन किसको बनाऊंगा, फिर मैं बनाऊंगा बॉट को। फिर हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, द पेन वाज एक्सपेंसिव स्टिल आई बॉट, फिर भी मैंने खरीद लिया। अब फिर बात पास्ट में चली जाएगी, लेकिन अगर बात प्रेजेंट में करनी है तो फिर हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चाहिए होगा, हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन चाहिए होगा हैव बॉट। लेकिन मजे की बात यह कि फ्यूचर के साथ भी मुनासिब लगता है, फ्यूचर के साथ भी गलत नहीं लगता। जैसे द पेन इज एक्सपेंसिव, पेन जो है वो महंगा है, स्टिल आई विल बाय इट, मैं फिर भी इसे खरीद लूंगा, इसमें भी कोई गलती नहीं है, कोई कोताही नहीं है। लेकिन चूंकि उसका टोन कुछ इस तरह का है कि एक काम महंगा होने के बावजूद मैंने किया, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज हैव बॉट। परसेप्शन पे चल रहा है, ग्रामेटिकली विल बाय भी ठीक है, बॉट भी ठीक है, हैव बॉट भी ठीक है, ठीक है, कोई गलती नहीं है तीनों में। लेकिन इन तीनों में सबसे जो सूटेबल है इज के साथ वो कौन सा है, हैव बॉट। और वाज के साथ अगर वाज होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, बॉट। तो फिलहाल के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, चार्ली। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, द टाउन डैश इट्स अपीयरेंस कंप्लीटली सिंस। अब सिंस और फॉर जब आ जाए तो परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है, तो परफेक्ट, सिंपल सी बात है, परफेक्ट कंटीन्यूअस यहां पे दिया नहीं हुआ, परफेक्ट दिया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा आएगा, हैज चेंज। बार बार हम इस पे बात करते आए हैं, अगर यहां पे लिखा हुआ होता हैज बीन चेंजिंग तो डेफिनेटली हम उसको प्रेफर करते फॉर और सिंस के साथ, लेकिन अभी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हैज चेंज। उसके बाद है बाय नेक्स्ट मार्च, जब नेक्स्ट मार्च लिख दिया तो डेफिनेटली हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। फ्यूचर की बात आप वुड के साथ तब कर सकते हैं जब ऑलरेडी पास्ट हो। देखिए हम वुड के साथ फ्यूचर की बात जरूर करते हैं, लेकिन फ्यूचर की बात तब करते हैं जब हम बोलते हैं फ्यूचर इन पास्ट। जब हम पास्ट में रहते हुए फ्यूचर की बात करेंगे ना, जब फर्स्ट क्लॉज पास्ट में होगा और हमें फ्यूचर की बात करनी होगी, तो तब हम वुड का वर्ड यूज करेंगे, अदरवाइज हम वुड का वर्ड यूज फ्यूचर के लिए डायरेक्टली नहीं करेंगे। वी डैश हियर फॉर 4 years। अब अगेन वही बात, फॉर और सिंस आ गया तो फिर हमें क्या लिखना है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, शैल हैव बीन लिविंग। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद है आई डैश बिफोर 10 PM, आई डैश बिफोर। अब बिफोर आ गया तो आपने याद रखना है बिफोर के साथ आपको कौन सा टेंस लिखना है, परफेक्ट। वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, लेकिन बिफोर से पहले आपको क्या लिखना है, परफेक्ट, और आफ्टर के बाद आपको क्या लिखना है, परफेक्ट। सेंटेंस में हमारा सबसे बड़ा कीवर्ड, छोटा सा सेंटेंस है, मासूम सा, और कीवर्ड हमारा क्या है, बिफोर। आई डैश बिफोर 10 PM, मैं 10 बजे से पहले सो गया था। तो हम जब लिखेंगे शेल हैव, तो शेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। इसी तरह विल हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। शेल हैव बीन स्लेप्ट, ये पैसिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, और स्लेप्ट के साथ पैसिव स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। हम जानते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिवाइज नहीं होता, इसलिए बेटे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, आई शैल हैव स्लेप्ट। उसके बाद है क्वेश्चन 21, आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years, और फॉर और सिंस आ जाए तो वही रूटीन रहेगी, परफेक्ट कंटीन्यूअस और इंडेफिनिट। तो यहां पर हमारे पास सिंपल हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, आई हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, और अगर फर्ज करें आई हैव बीन स्टडिंग ना होता तो फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होता, हम बोलते आई हैव स्टडीड। अगर आई हैव स्टडीड ना होता तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता, आई एम स्टडिंग। और अगर आई एम स्टडिंग भी ना होता तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता, आई स्टडी। आई स्टडी भी ना होता तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता, हैड बीन स्टडिंग। अगर हैड बीन स्टडिंग ना होता तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता, हैड स्टडीड। और अगर हैड स्टडीड भी ना होता तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता, वाज स्टडिंग। और अगर वाज स्टडिंग भी ना होता तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होता, स्टडीड। अब ये इतने सारों में से कोई ना कोई तो लाजमी होगा, तो ये पूरी अरेंजमेंट आपने याद रखनी। पहले हम प्रेजेंट में रहते हैं, फिर हम पास्ट पे चले जाते हैं, लेकिन ऐसा हमने तब करना है जब सेंटेंस में कोई टाइम का कीवर्ड नहीं दिया हुआ। अगर टाइम का कोई कीवर्ड दिया हुआ है तो फिर डेफिनेटली हम उस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 22, द सूप डैश गुड। अब देखें हमारे पास होते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेस, और वर्ब ऑफ सेंसेस में हम क्या करते हैं, आपको याद रखना है वर्ब ऑफ सेंसेस को। वैसे वर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब। हम इस रूल को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं एडवर्ब में वैसे जाके, लेकिन थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं। वैसे वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, एडवर्ब। जैसे हम कभी भी रन स्लो नहीं लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे, रन स्लोली। ड्राइव फास्ट लिखेंगे, फास्ट एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है।
अब यहां पे जो वर्ब ऑफ सेंसेस होते हैं ना, वर्ब ऑफ सेंसेस को आपने मॉडिफाई करना होता है किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ। जैसे यहां पे गुड लिखा हुआ है, ठीक है, अभी वैसे हम बड़ा डिटेल के साथ एडवर्ब में पढ़ने भी वाले हैं। अब सूप चूंकि सिंगुलर है तो टेस्ट नहीं हो सकता, हैज टेस्ट कोई टेंस नहीं बनता है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। टेस्टिंग जो लिखा हुआ है, टेस्टिंग जो लिखा हुआ है, इसमें आपने याद रखना है ये आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, नाउन के तौर पर जरूर करता है। जैसे हमारे पास नोइंग का वर्ड था, जैसे हमारे पास मीनिंग का वर्ड था, जैसे हमारे पास कॉस्टिंग का वर्ड था, ये वो वर्ब्स हैं जिनको आप आईएनजी में वर्ब के तौर पर यूज नहीं कर सकते, नाउन के तौर पर, जेरेंट के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद है 23 और 23 में हमारे पास अनलेस। अब देखें अनलेस और इसके साथ दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास क्या है, अनटिल। इन दोनों के बाद आपने एक बात तो याद रखनी है कि आपने कभी भी नेगेटिव क्लॉज नहीं लिखना, आपने हमेशा कौन सा क्लॉज लिखना है, एफर्मेटिव क्लॉज लिखना है। तो डू नॉट स्टार्ट हम इसके बाद लिख ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जब नाउ की बात हो रही है तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंट टाइम की। इसका मतलब विल स्टार्ट हम नहीं लिख सकते। अब हमारे पास है स्टार्ट और आर स्टार्टिंग। अब हमें आर स्टार्टिंग तो तब चाहिए होता है जब हम किसी एक्शन की बात करें, जब वो काम हो रहा हो, जब उसके बारे में बात की जा रही हो के लिए। लेकिन हम सेंटेंस इस तरह नहीं लिख सकते, अनलेस वी आर स्टार्टिंग नाउ। हमें क्या लिखना होगा, वी आर स्टार्ट नाउ। अनलेस वी स्टार्ट नाउ वी कैन नॉट बी ऑन टाइम। अगर अभी हम स्टार्ट नहीं करते तो हम वक्त पर नहीं पहुंच सकते। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 24, इंतहाई आसान। देखें हमारे पास सब्जेक्ट लिखा हुआ है डॉग्स, डॉग्स हमारे पास क्या है, प्लूरल। उसके बाद एस्केप्ड हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। अब हम स्ट्रक्चरली बात करें, डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब अल्फा ऑप्शन गलत है। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका मतलब अल्फा ऑप्शन भी गलत है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती जरूर है, लेकिन हैज डॉग्स के साथ अग्री नहीं करता। डॉग्स प्लूरल में है, हैज सिंगुलर में है, इसका मतलब हैज भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा हैड। आसान तरीन क्वेश्चन है, मासूम तरीन बेजरत क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, मारिया डैश डैड शी कुड नॉट अटेंड क्लासेस लास्ट वीक। अब देखें लास्ट वीक और कुड नॉट, अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सेंटेंस में हमें। अब यहां पर जो प्रॉब्लम है ना, या यहां पे जो असल मुद्दा हमारे पास वो है से के वर्ड का, जिसकी के सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेड, और टेल के वर्ब का, जिसकी के सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। बड़ा आसान याद रखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप पढ़कर आए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि जब हमने इन्वर्टेड कोमा को हटाना होता है ना, तो हम सेड के वर्ड को, से के वर्ड को टेलिंग या टोल्ड में रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन वहां पे होता क्या है, सेंटेंस कुछ यूं लिखा हुआ होता है, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी, और मैं इसको बना देता हूं ही टोल्ड मी। देखिए मैंने क्या किया, सेड के साथ टू का प्रेपोजिशन आता है, लेकिन टोल्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। जैसे यहां पे देखिएगा, टोल्ड के साथ क्या लिखा हुआ है, टोल्ड टू हर, या यहां पर क्या लिखा हुआ है, टेलिंग टू हर, टू नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा अल्फा और डेल्टा ऑप्शन टू की वजह से क्या है, गलत। और उससे अगली बात कि सेड के साथ हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। पैसा नहीं लिखेंगे ही सेड मी, आपको क्या लिखना होगा, ही सेड टू मी। आपको इसके साथ प्रेपोजिशन लिखना है। इसका मतलब जब हमने लिखा ही सेड हर प्रोफेसर, मारिया सेड हर प्रोफेसर, तो ये बात भी किसी तरह करेक्ट नहीं है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, टोल्ड हर प्रोफेसर। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। तो क्वेश्चन नंबर 25 में एक्चुअल में हमारे पास जो था वो क्वेश्चन फॉर्म ऑफ वर्ब का नहीं है, बल्कि वो से और टेल का है। आपने से और सेड के साथ हमेशा क्या लिखना है, टू, और आपने टेल और टोल्ड के साथ कभी भी टू का प्रेपोजिशन यूज नहीं करना है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। ये थी हमारे पास हमारी प्रैक्टिस टेस्ट 10। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट एक्सरसाइजेस।